नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर करंट की क्लास लेकर आए हैं और आज 8 जुलाई है। तो 8 जुलाई का जो करंट अफेयर है उसको अपन देखेंगे एक बार। वही अपन डेली की तरह देख रहे हैं कि हमारे पॉइंट तो वही 4-5 पॉइंट होते हैं दिन के, लेकिन वो सारे सब्जेक्टों से जुड़ जाते हैं। जैसे कल का राजस्थान में चर्चित था मृत्युभोज निवारण। मृत्युभोज निवारण पर इन्होंने बल दिया। एक कल पेपर में आया कि सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इधर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो आया कि मृत्युभोज कानून को सख्त बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। और दूसरा आया कि सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य जो है वो आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा पॉइंट आया रेलवे का 2030 तक नेट जीरो कार्बन, कौन सा, नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि 2030 तक रेलवे मतलब स्वयं के ऊर्जा स्रोत विकसित कर लेगा और कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। रेलवे का लक्ष्य रखा है 2030 का। एक अब हम दो न्यूज़ जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि 8 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो 8 जुलाई 1954 को हमारे देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन हुआ था। 8 जुलाई 1954 को देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन हुआ था। ये आपकी महत्वपूर्ण बात है। और एक लास्ट 5वां पॉइंट है कि ज्योति बसु का 8 जुलाई को जन्मदिन रहा है। तो ये सारी 5 बातें हमने देखी। नंबर 1, मृत्युभोज निवारण पर राजस्थान सरकार ने सख्त कानून बनाया। नंबर 2, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और नंबर 3, रेलवे 2030 तक अपने स्वयं के स्रोतों से बिजली जुटा करके और सौर ऊर्जा आदि के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर करेगा और इसलिए 2030 तक वो कार्बन मुक्त हो जाएगा। और चौथी बात है 8 जुलाई को हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन हुआ था। 8 जुलाई 1954 जो देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और अगली बात है हमारे देश के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु का जन्मदिन 8 जुलाई को आता है। तो इस प्रकार से हमारी 5 न्यूज़ है जिनके माध्यम से हम पूरे कोर्स को विस्तार देना चाहेंगे। अब आप आइए नंबर 1, मृत्युभोज निवारण। कौन सा, मृत्युभोज निवारण। देखिए मृत्युभोज निवारण कानून 1960 का बना हुआ है। मृत्युभोज निवारण कानून 1960 का बना हुआ है, 60 का। और मृत्युभोज निवारण कानून को 2020 में सख्त बनाया गया है और इसके ऊपर पूर्णतः क्या लगाई गई है, रोक। सख्त बनाकर इसमें पूर्णतः रोक लगाई गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके लिए मृत्युभोज अगर किसी भी गांव में होता है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा सरपंच, आपका उस वार्ड का पंच और ग्राम सेवक और पटवारी उत्तरदायी होगा। वो प्रशासन को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो मृत्युभोज पर सरकार पूरी तरह से सख्त हुई है। और मृत्युभोज का जो कानून पहले से बना हुआ है उसका नाम है 1960, मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960। ये बात आपकी पहली बात आती है। और एक बात आप इसके साथ और जोड़ना चाहूँगा, अपने राजस्थान में पंचायती राज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी चुनाव लड़ने की योग्यताओं में एक पॉइंट ये भी है कि मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 का वह उल्लंघन नहीं करता हो। अगर वह उल्लंघन करता है तो उसका चुनाव रद्द माना जाएगा या चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो पहला पॉइंट है मृत्युभोज निवारण कानून, समझ गए। अब अगला पॉइंट आपका आ रहा है सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला। और हिमाचल प्रदेश देश में सर्वाधिक हिंदुओं वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक हिंदुओं वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और देश में द्वितीय ODF वाला राज्य भी कौन सा है, मतलब हिमाचल प्रदेश
सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य है। हिंदू मतलब हिंदू जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात हम बोले तो हिमाचल प्रदेश ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त वाला राज्य द्वितीय है। पहला है सिक्किम और द्वितीय कौन सा है? हिमाचल। मतलब खुले में अभी हाल ही में तो भारत में सारे राज्य खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, यानी ओडीएफ हो गए हैं, लेकिन पहला ओडीएफ स्टेट जो था खुले में शौच मुक्त वाला राज्य था वो सिक्किम था और सेकंड आपका हिमाचल प्रदेश था। अब थर्ड बात आपके आ गई। थर्ड बात हो गया कि सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपकी तीसरी बात है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में अब सभी घरों में गैस कनेक्शन किस योजना के माध्यम से दिया जाता है? तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिया जाता है। कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना कब आई? 2016 में। इसमें प्रत्येक गरीब महिला को निशुल्क कनेक्शन दिया जाए, गरीब महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। गरीब महिला को निशुल्क गैस कनेक्शन कौन सी योजना में दिया जाता है? उज्ज्वला योजना में। कौन सी में? उज्ज्वला। अब हम हिमाचल प्रदेश की वापस एक बार बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में है और बेसिकली आपका हिमालय क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी आपकी कौन सी है? राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश खुले में शौच मुक्त वाला द्वितीय राज्य है। पहला राज्य आपका कौन सा था? सिक्किम था। तो खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम। सेकंड नंबर कौन हो गया? हिमाचल। अब साथ में एक रिकॉर्ड इसके साथ और जुड़ गया कि सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला राज्य भी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और सभी घरों में गैस कनेक्शन कौन सी योजना के तहत दिया जाता है? तो ये बेसिकली उज्ज्वला योजना है। वो गरीब महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाता है। तो ये दूसरा प्रश्न हमारा हुआ, कौन सा? सभी घरों में गैस कनेक्शन वाला। अब है रेलवे का 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। तो देखिए हम रेल के बारे में बात करें। रेल मंत्रालय में हमारे मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। सबसे बड़ा और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य सरकारी उपक्रम। तो मैंने उपक्रम का मतलब उद्योग हो गया। तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो रेलवे है। और देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला सार्वजनिक उपक्रम भी कौन सा है? तो रेलवे। कौन सा है? रेलवे। अब मैंने बोला, इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बिजली में क्या हो जाएंगे? आत्मनिर्भर। और हम सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पन्न करेंगे। और इन्होंने सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रेलवे ने बनाया है वो कहाँ पर बनाया है? एमपी में। कहाँ पर बनाया है? एमपी। और ये कह रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली में आत्मनिर्भर हो गए, सौर ऊर्जा के संयंत्र अपने खुद के डेवलप करेंगे, तो स्वाभाविक बात है हम कार्बन उत्सर्जन से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और 2030 तक हम पूर्णतः कार्बन से क्या हो जाएंगे? मुक्त। कार्बन उत्सर्जन से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो ये रेलवे के बारे में बात है। अब रेलवे के बारे में वापस एक बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रेल मंत्रालय, हमारा मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल हैं। ये रेल मंत्रालय देश का सबसे ज़्यादा बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है। इन रेल ने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2030 तक हम कार्बन मुक्त रेल डिपार्टमेंट होंगे। और इसके लिए हम 2030 तक बिजली में आत्मनिर्भर होकर के सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर ध्यान देंगे। और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उपक्रम उन्होंने कहाँ पर बनाया है? मध्य प्रदेश में। अब मैंने अगली बात बोलना चाहूँगा, रेलवे इन दिनों आपका निजीकरण के लिए भी क्या रहा है? चर्चित रहा है, जिसका कई माध्यम से विरोध चल रहा है। अब अगली बात आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में हम इधर बात कर रहे हैं। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है? तो 8 जुलाई 1954 को शुरू हुई थी। 8 जुलाई 1954। अब आप देख सकते हैं, इसको एक चीज़ और जोड़ेंगे। 8 जुलाई 1954 को भाखड़ा नांगल परियोजना शुरू हुई, तो स्वाभाविक सी बात है उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है। इस परियोजना का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने
और जवाहरलाल नेहरू ने इसी समय कहा था कि ये भारत के मंदिर हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत के मंदिर हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत के क्या हैं, मंदिर। क्यों कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश को बिजली और पानी की आवश्यकता होगी और ये परियोजनाएं उसका कि कृषि में बिजली और पानी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, इसलिए ये ही किसान के लिए क्या है, मंदिर हैं। तो भारत के मंदिर की संज्ञा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने दी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। अब हम बोल रहे हैं भांगड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी पर है, सतलज, सतलज नदी पर भांगड़ा नांगल परियोजना स्थित है। सतलज नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ पर है, तो राक्षस ताल, राक्षस ताल कहाँ पर है, मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत। और सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की क्या है, सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, सतलज, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, सतलज। और सिंधु का उद्गम स्थल कौन सा है, तो राक्षताल, राक्षताल कहाँ पर है, मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत ऊपर, तो मानसरोवर तिब्बत में है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि सतलज नदी पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो देखिएगा सतलज नदी पर ही तो भांगड़ा नांगल परियोजना है, सतलज नदी पर ही देश की पहली जो नहर परियोजना है गंग नहर, वो भी कौन सी पर, सतलज पर ही। और सतलज और व्यास पर सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर, तो वो भी सतलज और व्यास पर है। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन और बनते हैं। हमारे देश की सबसे पुरानी बड़ी नहर कौन सी है, तो गंग नहर, वो भी कौन सी नदी पर है, सतलज पर। देश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा नहर, वो कौन सी पर है, सतलज और व्यास पर। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो बहुउद्देशीय परियोजना आपकी कौन सी होगी, भांगड़ा नांगल, ये भी कौन सी पर है, सतलज पर। कौन सी पर, सतलज। तो ये आप सतलज नदी के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करें, ये भांगड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो स्थित कहाँ पर है, पंजाब में। कहाँ पर स्थित है, पंजाब। अब इसमें एक रिकॉर्ड और बनता है, इसी भांगड़ा नांगल परियोजना में गोविंद सागर झील है। कौन सी, गोविंद सागर झील। अब गोविंद सागर झील देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। तो इसके साथ कई प्रकार के रिकॉर्ड जुड़ गए। वापस बोल रहा हूं, देश की प्राचीन नहर, प्राचीन बड़ी नहर कौन सी है, गंग नहर, गंग नहर। गंग नहर कौन सी नदी पर है, सतलज पर। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर, कौन सी नदी पर है, सतलज पर। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, भांगड़ा नांगल परियोजना, कौन सी नदी पर है, सतलज पर। देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर, वो भी कौन से पर है, भांगड़ा नांगल पर। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे बात करंट अफेयर की नहीं है। मतलब हर पेपर का नाम होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो अवेयरनेस तो करंट अफेयर हो गया और जनरल नॉलेज सब्जेक्टों से जाकर जुड़ता है। तो इनमें हम जो बात कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सारे सब्जेक्ट आपके जुड़ रहे हैं। अगला बात आ रही ज्योति बसु के बारे में बात करें तो ज्योति बसु साहब का आज जन्मदिन है और जन्मदिवस है। तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, पश्चिम बंगाल। अब मैं आगे बात करूंगा, इनसे भी रिकॉर्ड जुड़ेगा। देश में बोल रहा हूँ, देश में सर्वाधिक कार्यकाल वाला पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो देश में सर्वाधिक कार्यकाल वाला पहला मुख्यमंत्री है पवन कुमार चामलिंग, जो कहाँ के हैं, सिक्किम के। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के हैं, जो लगभग 25 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लगभग कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 25 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। कौन, पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग। बाद में सेकंड नंबर ज्योति बसु हैं। सेकंड नंबर कौन है, ज्योति बसु। अब ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ये लगभग 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लगभग कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, 24। तो 2 रिकॉर्ड नाम हैं देश के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन, तो मुख्यमंत्री हैं जो पहला है पवन कुमार चामलिंग, जो कहाँ के, सिक्किम के। सेकंड नंबर कौन, ज्योति बसु। ज्योति बसु कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। इस प्रकार आप कह सकते हैं कितने मुख्यमंत्री हो गए, 2, जो 25 और 24 वर्ष तक रहे हैं। ये आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। अब हमारी बात एक और उठती है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले ये हैं, तो सबसे कम कार्यकाल वाले कौन हैं, तो जगदम्बिका पाल। कौन है, जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यूपी के। कहाँ के, यूपी के मुख्यमंत्री कौन रहे, जगदम्बिका पाल, जो लगभग 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। लगभग कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल। तो
हमारा क्वेश्चन सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री और सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री। अब इसी के साथ आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान पढ़ते हैं आप, तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। इस प्रकार से राजस्थान को भी आप पढ़ सकते हैं, हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल और मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज़्यादा कार्यकाल। इस प्रकार से आपने देखा तो हमने टोटल न्यूज़ ली है 5। पहली न्यूज़ ली है मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, दूसरी न्यूज़ हमने ली है सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला राज्य, तीसरी न्यूज़ ली है अपने 2030 तक रेलवे कार्बन मुक्त हो जाएगा, और चौथी न्यूज़ हमने ली है कि भाई 8 जुलाई 1954 को भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन हुआ था, और पांचवी न्यूज़ हमने ज्योति बसु के बारे में ली है। तो आपने देखा, तो अब देखिए ये तो डायरेक्ट करंट हुआ, लेकिन बात इससे सब्जेक्टों की जुड़ गई। ज्योति बसु को हमने पढ़ा, तो ज्योति बसु को पढ़ा तो पॉलिटिकल साइंस आ गई, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। अगर हमने भाखड़ा नांगल परियोजना को पढ़ा तो भाखड़ा नांगल परियोजना के माध्यम से हमारी ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया? ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया हो चाहे कौन सा हो राजस्थान। रेलवे का प्रोजेक्ट की बात करी तो रेलवे के प्रोजेक्ट के बाद में हमारी इकोनॉमिक्स का कुछ योजनाओं का पार्ट आ गया। सभी घरों में गैस कनेक्शन वाली बात थी, उज्ज्वला योजना, तो ये भी इकोनॉमिक्स का क्या आ गया, पार्ट आ गया। और मृत्यु भोज निवारण है तो वो आपका सामाजिक मुद्दों का प्रोग्राम आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो करंट के माध्यम से हम सारी चीज़ों को बताने में सक्षम हैं। अगर हम कंटिन्यू इन क्लासों को करें तो आप देखोगे तो ये जो छोटी परीक्षाएं कौन सी, पटवारी हैं, RS प्री है, मतलब पटवारी कांस्टेबल और रीट वगैरह, जो भी करंट जनरल क्वेश्चन आते हैं और RS के भी क्वेश्चन हैं, वो सब्जेक्टों के माध्यम से अगर आप जोड़ते हो तो पूरा का पूरा आपका रिवीजन होता है। तो ऑल एग्जाम में आपको जनरल वे में जितनी भी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड की जहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं, जनरल नॉलेज दे रखा है, CF है, कोई भी एग्जाम है, तो उसमें हर में आपको काम आएगी। तो इसको कंटिन्यू आप जुड़े रहे, हम कंटिन्यू इसको जोड़ते रहेंगे और आप इसको बाद में एक साथ देखोगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।